चलो आज मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। पहले 10-15-20 मिनट थ्योरी देंगे, उसके बाद हम लोग 10 साल का क्वेश्चन बैंक करेंगे बिहार बोर्ड का। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले समझते हैं, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर अरेंज करके लिखे हुए हैं, तो ये मैट्रिक्स है। जरूरी नहीं कि नंबर ही अरेंज हो तो मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। आप लोग देखते हैं कि भोज वगैरह में, है ना, सब कुछ अरेंज रहता है, यहाँ पे सब्जी, यहाँ पे रसगुल्ला, तो ये भी एक तरह के मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स का मतलब कि अरेंजमेंट, वो स्पेसिस का, स्पेसिस मतलब नंबर का भी हो सकता है, सब्जी का भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का। अगर कोई चीज़ अरेंज लिखा हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अरेंज अगर अरेंज हो, है ना, अरेंज में लिखा हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे डिटर्मिनेंट का आंसर आता है ना, जैसे अगर ये डिटर्मिनेंट हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब इसका एक आंसर निकल के आता है कि इसका आंसर 5 होगा या 10 होगा। इसको सॉल्व करते हैं ना प्लस माइनस प्लस करके, है ना, तो इसका एक वैल्यू निकल के आता है। कोई पूछेगा डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू आता है, लेकिन मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है। तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं बताइए? 3, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना बाई कितना है, कितना बाई कितना है, 3/3। मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहले रो बताओ, रो कितना है? रो हमारा 2 है, 1, 2, रो हमारा 2 है, कॉलम 1, 2, 3। गलती से भी पहले कॉलम नहीं बोलना है, हमेशा याद रखना है कि पहले रो बोलना है फिर कॉलम बोलना है, हमेशा पहले रो बोलना है फिर कॉलम बोलना है। तो ये 2/3 है। अच्छा, इंटू नहीं पढ़ना है इसको। कभी कभी तुम देखा होगा घर पे मिस्त्री वगैरह आता है घर पे काम लगाने के लिए, तो देखा है ऐसे से वो निकालेगा कागज, ये इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, देखियो कभी बोलता है बाई, लेकिन कभी उसका पुर्जिया कागजा निकाल के देखो आता में तो इंटू निकल रहता है, अब बोलेगा बाई, है ना। तो ये 2/3 है ना। ये रूम में भी बोल सकते हैं, ऐसे लेंथ देखे 10 है मान लो, ब्रेथ देखे 5 है, तो ये रूम 10/5, समझ रहे हो बात को, और लिखेंगे इंटू। तो उसी तरह से ये हमारा 2/3 है, पहले हमको रो बोलना है फिर कॉलम बोलना है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एलिमेंट क्या है बाबू, कितने एलिमेंट है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5, 6, 7। अब बताइए इसमें कितना बाई कितना है? ये कितना बाई कितना है? 1, 2, 3, पहले रो बोलना है फिर कॉलम 3/1। और ये कितना है हमारा? 5, 6, 7, ये कितना बाई कितना है? हाँ, पहले रो बोलना है फिर कॉलम 1/3। तो याद रखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5, ये कितना बाई कितना है? हाँ 1/1 है, 1/1 है। तो अब एलिमेंट को डिनोट किससे करते हैं वो समझते हैं। एलिमेंट को डिनोट किससे करते हैं? देखिए इसको बोलना है A11, इसको बोलना है A12, इसको बोलना है A13, इसको बोलना है A14 डॉट 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 डॉट, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 डॉट, A31, A32, A33, A34 डॉट 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 डॉट, A41, A42, A43, A44, इस तरह से डिनोट करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? ये क्या है हमारा? A11, A12, A13। चलो अब बताना तुम लोग, इसमें A23 कौन है बताओ? इसमें A23 कौन है बताओ? हाँ A23, ये A21 है, A22, A23, तो A23 हमारा कितना है? 4। आ गया समझ में? एलिमेंट को डिनोट किससे करते हैं समझ में आ गया ना।
किसी भी एलिमेंट को AIJ से डिनोट किया जाता है। I रो है और J क्या है हमारा, कॉलम है। तो ये हमारा दूसरा रो होना चाहिए, तीसरा कॉलम होना चाहिए। रो जो है दूसरा होना चाहिए और कॉलम तीसरा। तो ये देखो तो दूसरा रो में है कि नहीं है, बताओ। दूसरा रो में है और कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम में है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना है इसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले, अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बाद में क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन तुम लोग को पढ़ाए थे, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते जाएंगे। अभी समझते हैं दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कहते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 elements, then how many orders possible? हिंदी मीडियम के कोई छात्र है तो किसी आव्यूह में 18 तत्व है तो कुल कितने ऑर्डर का हिंदी कोटि, कुल कितने कोटि, कुल कितने कोटि संभव है, कोटि ना रे। हाँ, अगर एक दो बच्चा हिंदी मीडियम का होगा तो मैनेज कर लेना। चलो, तो 18 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, 1/18 हो सकता है, 2/9 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 4 से तो नहीं होगा, फिर 6/3 आ गया, क्या आ गया 6/3। तो ये रिपीट हो रहा है ना, जब रिपीट होने लगे तो फिर उसका भी रिपीट लिख दो। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर पॉसिबल है। तो बोलेगा सर रिपीट हुआ तो 3 ही ऑर्डर है ना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सोचो 2/9 का मतलब और 9/2 का मतलब बहुत अंतर है। सोचो तो ये मान लो कहीं, अगर मान लो 2 3 4 5 6 7, ये कितना बाई कितना है बता तो 2/3, ये 2/3 है। और 3/2 कैसे होगा, 3/2 इस तरह से रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो 3/2 ये है, तो 2/3 और 3/2 में बहुत अंतर है। तो ये सब अलग अलग काउंट होगा, 2/9 अलग काउंट होगा, 9/2 अलग काउंट होगा। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा जटिल करते हैं क्वेश्चन को। मान लो कि एक मैट्रिक्स में इफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2/3 या 3/3, हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल by using 0 और 1। सुनो, कह रहा है क्वेश्चन में 3/3 ऑर्डर, मान लो 3/3 है ऑर्डर। 3/3 का मतलब पक्का 9 एलिमेंट रहा होगा, पक्का 9 एलिमेंट रहा होगा, पक्का 9 एलिमेंट रहा होगा, तभी 3/3 ही लिखा हुआ है। ऑर्डर 3/3 का मतलब पक्का 9 एलिमेंट रहा होगा। अब सोचो, कह रहा है कि 0 1 को छोड़ के कुछ यूज ही नहीं करना है, जब यूज करना है तो 0 और 1 ही यूज करना है। मान लो मेरा मन हुआ तो 0 यूज कर लिए, एक मैट्रिक्स ये पॉसिबल है। पिछला क्वेश्चन दिए थे ना कितना ऑर्डर पॉसिबल है, इस बार ऑर्डर सेम रखना है, कितना अलग अलग मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ऑर्डर तो कितना रखना है बताओ, 3/3 ही, बस कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं बता। एक ये भी हो सकता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एक ये भी हो सकता है, यहां 0 लिख दिए, सब जगह 1 1 1 1 1। एक ये भी हो सकता है 0 1 0। तो ऐसे करते करते बहुत सारा लिखाएगा ना बाबू, लिखते लिखते हालत खराब हो जाएगा। तो कोई तरीका सर,
कि बिना लिखे हुए गिन ले कि कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। कोई तरीका सर? हाँ तरीका है। तरीका ये है, याद है क्लास 10th में एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर था, एक बार टॉस करते थे तो दो चांस, हेड या टेल, और दो बार टॉस करते थे तो दो बार, बताओ, दो बार टॉस करते तो आंसर आता था 4, HHST याद है, और 3 बार टॉस 8 आता था, 2 गुना 2 गुना 2, याद है? बोल जल्दी। तो उसी तरह से यहां कितना चांस है? 2 चांस, बोलो जल्दी, कितना चांस है? यहां पे 2 चांस है, यहां 0 1 भी हो सकता है, यहां भी 2 चांस, 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 2 चांस, और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 9 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 8 2 16 32 64 128 512 1024 अगर आ गया तो मार के फाड़ देंगे। 512 ठीक है, 512 ठीक है, तो 512 आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा, अगर ये 0 1 या 5 रहता तब बाबू बोलो 3 चांस हो जाता ना, यहां भी 3 चांस, यहां भी 3 चांस, यहां भी 3 चांस, सब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन वो रूल है जिससे आप बिना लिखे हुए गिन सकते हैं। सर कैसे ना यकीन होता है? नहीं, किसी यकीन होता है, मान लो, यकीन करे पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं सुनो, मान लो नवादा से बतिया ले वो पौष्टिकन है, नवादा से कहां तक? बिहार शरीफ। पटना, सही बात है। फिर बाद में शादी ब्याह हो जाएगा तो प्यार भरा बात थोड़ी होगा, फिर तो लड़ाई होगा। बतिया ले, नवादा बिहार शरीफ पटना है। राधा कहीं का किससे तो नहीं डेयर करता है फोन उठावे के, तो मूड सही है तब ना। फेयरवेल जो हो रहा है इसलिए छोड़ ले, फाड़ देते मार के। एक बार स्कूल में सब उत्पात बचा के रखा है, सब एकदम कहता अब नहीं पीटिएगा सर, 2 दिन के लिए है उत्पात, एकदम फ्री हो गया है, बोल नहीं सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अब बोलते अब पीटिएगा सर, 2 दिन के लिए पीटिएगा सर। तो 2 दिन के लिए पीटेगा तो 2 दिन के लिए तू कहीं का। चलो, नवादा से बिहार शरीफ जाने का मान लो 3 रास्ता है, बिहार शरीफ से पटना जाने का 2 रास्ता है, तो टोटल कितने रास्ते हो गए? 5 रास्ता नहीं बोलना है, 6 रास्ता। यहां 3 चांस, यहां 2 चांस, और चांस को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6। काउंट करवाइए तो सर 6 चांस कैसे? ई रोड पकड़े, पहला रोड, पहला 1 चांस ये हो गया, फिर इसी को पकड़ लिए और फिर इसको, तो बताओ ये 2 हो गया। फिर इसको पकड़े और फिर इसको पकड़े 3, मतलब इसको पकड़ के फिर 2 है, फिर इसको पकड़ के 2 है, फिर इसको पकड़ के 2 है, तो 2 2 2 2 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो रास्ता चेंज हो गया, नहीं समझ रहे हो? अच्छा एक बात बता, हमको पंकज सर के कोचिंग जाना है तो इनफाइनाइट रास्ता है, भले यहां से यहां तक सेम है दरवाजा तक, अरे यहां से यहां तक दरवाजा तक सेम है, लेकिन कोई इधर से हेल गया, कोई इधर से, कोई यादव चौक से, कोई इधर से, नहीं समझ रहे हो बात को? कहाँ दूर पड़ेगा, नहीं हमको रास्ता चाहिए अलग। तो बात को समझ, तो तू बोलेगा सर यहां तक तो सेम है, नहीं तो 2 रास्ता कैसे काउंट कर लिए? हम 2 रास्ता किसको काउंट कर लिए? ये वाला और ये वाला 1 रास्ता, ये पूरा मिला के कितना रास्ता हुआ? क्योंकि हम नवादा से पटना पूछे, नवादा से पटना, तो यहां अगर दोनों काउंट मिला दे तो 1 रास्ता, अब फिर ये और फिर ये कितना रास्ता हो गया? 2 रास्ता। तो ये बहस नहीं करना है सर, ये तो सेम है, 2 रास्ता कैसे हो गया? थोड़ा सा चेंज हुआ ना, थोड़ा सा चेंज हुआ, रास्ता चेंज हो गया। सब मिलकर हम लोग चलेंगे यहां से यहां तक सेम ही चलेंगे, लेकिन दरवाजा के बाद कोई इधर कोई इधर, तो रास्ता अलग काउंट होगा। तो समझ में आया? यहां 2 चांस, यहां 3 चांस था, यहां 2 चांस था, तो चांस का मल्टीप्लाई कर दे। उसी तरह जो मैथ अभी दिए, समझ में आया? 0 1 और 5, और कितना बाई कितना है? 3/3 है, तो सब में चांस का मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मैट्रिक्स का ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, ये देखते हैं।
मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 6 7, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बताइए कितना बाई कितना है? 3/1। और ये कितना बाई कितना है? 1/3। याद रखना मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाता है, पहले मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तुम लोग को, है ना, उसके बाद एडिशन सिखाएंगे समझ रहे हो। तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब ये दोनों सेम होना चाहिए। जिस क्वेश्चन में ये दोनों सेम नहीं रहेगा वो अनडिफाइंड लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। याद रखना इस बात को। अगर यहां सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। चलो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। 2 × 5 10, 2 × 6 12, 2 × 7 14, ठीक है। चलो करो मल्टीप्लाई। 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 4 × 7 28। याद रखिएगा अगर ये बीच वाला सेम नहीं रहा तो फिर मैथ नहीं बनेगा। इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए तभी मैथ बनेगा। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ होगा तो बोल देना रे कैलकुलेशन में, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है, बाद में मजा आएगा रे, गलती है अपलोड होगा, ऐसे मत करना, बोल देना। चलो 2 3 4 पता है ना, फिर छोड़ो यार। कितना बाई कितना है? 1/3 ना, 1/3। और ये बीच वाला सेम है कि नहीं है? तो मैथ बनेगा, मैथ बनेगा। अच्छा एक चीज याद और रखना, जो आंसर आता है फर्स्ट और लास्ट रहता है। फर्स्ट कितना है बताओ, लास्ट कितना है? चेक करो तो है कि नहीं? 3/3 है कि नहीं है आंसर। उसी तरह से इसका जो आंसर आएगा बाबू, इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट और लास्ट 1/1 आएगा। कितना आएगा? 1/1 आएगा। 1/1 का मतलब एक ही एलिमेंट होगा ना। तो बताओ 2 × 5 10, 3 × 6 18, 4 × 7 28। लेकिन ये 3 एलिमेंट हो गया तो इसको प्लस कर देंगे तो एक एलिमेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो याद रखिएगा अगर ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देंगे तो ये कितना एलिमेंट हो जाएगा? 3 एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या होता है बताओ? आंसर क्या होता है हमारा? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट मतलब 1/1। 1/1 तभी होगा जब बीच में प्लस का सिंबल दे देंगे। यहाँ पे प्लस का सिंबल इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा। ये कितना बाई कितना चाहिए था? इसको 3/3 चाहिए था, लेकिन इसको कितना बाई कितना चाहिए? तो बनाने से पहले याद रखना कितना बाई कितना का होगा पहले डिसाइड करना है, बनाना बाद में है। कितना बाई कितना का होगा पहले डिसाइड करना है। चलिए तो 18 10 28 56 ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। गलती से अगर एग्जाम में पहले डिसाइड नहीं करोगे कि कितना बाई कितना का है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। डिसाइड कर देना कि आंसर से पहले तुमको पता होना चाहिए कि ये कितना बाई कितना आने वाला है। आगे देखो, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 3 4 5 3 4 5 2 3 7। इसको बनाना है। कितना बाई कितना है बोलो? 2/2 और ये 2/3। बताओ बीच में सेम है ना? बीच में सेम रहेगा तभी मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा इसका आंसर पहले पता होना चाहिए कितना बाई कितना आएगा। फर्स्ट में 2 लास्ट में 3, तो इसका आंसर 2/3 आएगा, पहले पता होना चाहिए। तो 2 इधर लिख लो 1 2, फिर क्या है हमारा 3 1 2 3। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। 2 रो होना चाहिए
और 3 कॉलम होना चाहिए। चलो, ये भरने वाला स्थान है ना। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर 6 एलिमेंट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जिसको नहीं समझ में आएगा छुट्टी में मिले। चलो अब देखो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। जो लाइन बनाए हैं उसका फर्स्ट और सेकेंड, इस लाइन का फर्स्ट और सेकेंड कौन है? इस लाइन का फर्स्ट और सेकेंड 2 और 3 है। इस लाइन का फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट 3 और सेकेंड 2। तो फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 6 प्लस 3 × 2 6, ये हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़े तो लाइन, दूसरा लाइन, ये लाइन हटाइए। अब इस लाइन में आ जाइए, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ। तो 2 × 4 8, 2 × 4 8, 3 × 3 9। आगे बढ़ जाइए, 2 × 5 10, 3 × 7 21। चलिए, इस लाइन से तीनों में हो गया, इस लाइन से तीनों में हो गया। अब ये लाइन को नीचे करिए, अब इस लाइन से करना है। चलिए पहला का पहला से, 4 × 3 12 10, 4 × 4 16, 5 × 3 15। फिर आपका 4 × 5 20 35। तो ये आपका हो गया 12 17 31 22 31, फिर 55। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 2 3 4 5 3 4 2 3 5 7, तो ये मैथ नहीं बन पाता। कितना बाई कितना है? 2 बाई 2, और ये बीच वाला नहीं ना मिला, तो मैथ नहीं बनेगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। चलिए, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख लिए। अब 2 मैट्रिक्स का एडिशन देखते हैं क्या होगा। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 3 4 -2 5 6 3 2 3 -1 प्लस 2 3 4 5 2 -3 -6 2 3 -3 4 2 1 2 3 2 -4 -3 -5 2 -3 0 2 1 2 -3 4। इसको बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है। अच्छा, एडिशन होने कितना बाई कितना है? ये 3/3 3/3 3/3 3/3। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच वाला सेम हो, पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसमें क्या था कि बीच वाला सेम हो। अगर ऐसा था कि 2/3 3/4 तो मल्टीप्लाई हो जाता था, बीच वाला सेम आया तो मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर ये 2/3 है तो इसको भी क्या रहना चाहिए, तभी एडिशन ये सब्ट्रैक्शन हो पाता है, याद रखना। तो सबका ऑर्डर सेम है तो क्वेश्चन सही है। अगर ऑर्डर सेम एक का भी नहीं रहता ऑर्डर सेम तो अनडिफाइंड हो जाता। तो
चलिए पहला एलिमेंट इसका 3, सबको पहला पहला ऐड करो, सबको पहला पहला 3 + 2, देखो हाँ -3 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये माइनस पहले कर ही लेते हैं। 3 4 -2 5 6 3 2 3 -1 प्लस 2 3 4 5 2 -3 -6 2 3। चलो -3 से मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो तुम 3 से, माइनस को यहीं रहने दो, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 4 12 6 3 3 6 9 6 -12 -9, माइनस को बाहर ही रहने दो, 3 को अंदर है ना मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आपका -5 2 -3 0 2 1 2 -3 4। तो चलिए ये आपका 3 है +2, अच्छा ये -12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर में है, -12, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। तो ये सबका पहला जोड़ लिए, उसी तरह से सबका दूसरा जोड़ेंगे, 4 + 3 -6 -2, उसी तरह के तीसरा -2 + 4 -3 + 3। चलिए उसके बाद डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ, पूरा का आंसर डू योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ रूल था कि इसको इससे करो, इससे इससे, इसमें कोई रूल ही नहीं है ना, इसलिए नहीं पढ़ाएं इसको। आप समझते हैं हम लोग माइनर कोफैक्टर इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। माइनर कोफैक्टर इनवर्स, जितना बीमारी का जड़ होता है ना, जो पैदल नहीं चलता है उसी को, सही बता रहे हैं। आज हम पैदल चल के देखे ना तो पता चला ना कितना अच्छा महसूस होता है, जबकि थोड़ा ही सही चले, ज्यादा नहीं चले। पिछला 15 साल से हम कोई रेयर दिन ही होगा जो चले होंगे। जो 15 साल से बाइक से चलना स्टार्ट किए हैं, बाइक चेंज होते जा रहा है वो अलग बात है, समझ रहे हो बात को, लेकिन पैदल किसको कहता है जानते ही नहीं है। हाँ, कितना लोग तो कह रहा हो कि वो मेरा जन्म हुआ था उस टाइम। जबकि होगा 18-19 के से, अब 15-14 करते रहो। माइनर कोफैक्टर इनवर्स, तो माइनर समझते हैं क्या है, समझ लो, ध्यान से देखना। मान लो कहीं पे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, सुन लो बाबू, अगर आपसे बोल दे M11 क्या होगा, है ना। देखो बच्चा, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है आप माइनर ही याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो माइनर पढ़ने नहीं आएगा तुमको माइनर। हालांकि उपसारणिक होते हैं इसका हिंदी, उपसारणिक, उपसारणिक, और इसका हिंदी सहखंड, और इसका हिंदी सहखंडज।
तो चलो M11 क्या होता है? सुनो, M11 क्या होता है? सुनो बता। तो इसमें A11 कौन है? A11 हाँ 2 है। A11 2 है। तो 2 जिस लाइन में, उस लाइन को डिलीट कर दो। 2 इस लाइन में है और इस लाइन में, डिलीट कर दो। क्या बचा? यही हमारा AM11 है। अब अगर बोले AM12 तो A12 ये तो A12 है, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो 4। AM21 इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो 3। AM22 है ना, 2 आया ना, समझ में आया? चलिए ये माइनर हो गया। अब सुनो को फैक्टर कैसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज, अरे उल्टा लिख दिए यार, उल्टा लिख दिए। पता है यही सब होगा बाद में। तुम अगर फेमस हो जाओ ना तो वही क्लिप काट के देखो कितना गलत पढ़ाया है। समझ रहे हो बात को? एडजॉइंट बहुत लोग के साथ ऐसे होता है, बेचारा आगे सही क्लियर रहता है 10 मिनट के बाद, और वो दिखाता ही नहीं है। खैर इसमें कोई हमको बोले गलत पढ़ाए तो हम स्वीकार है। हिंदी हमको सच में नहीं आता है। क्या? सहखंडज और इनवर्स का हिंदी प्रतिलोम। चलिए तो AM22 ये हो गया। अब आ जाइए कोफैक्टर। कोफैक्टर बाबू, कोफैक्टर को आप बड़ा A11 भी लिख सकते हैं या C11, दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब होता है कोफैक्टर, ठीक है? बड़ा, अच्छा छोटा A11 और बड़ा A11 में बहुत अंतर हो जाएगा। हाँ A11 का मतलब तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? और ये कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है। चलिए तो कोफैक्टर कैसे बताएं? सुनो ये दोनों को ऐड करो, 1 1 2। इवन नंबर रहे ना तो सेम लिख दो। जैसे ये दोनों जोड़े तो इवन नंबर था तो सेम लिख दो। अब इधर आ जाओ A12, ये दोनों को जोड़ो, ऑड नंबर 1 2 3 आया, 3 ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर रहे तो साइन चेंज कर दो, +4 रहे तो -4, अगर -4 रहता तो +4। उसी तरह से A21 ऑड नंबर आया, साइन चेंज। फिर A22 इवन नंबर है तो सेम रहेगा, 2 2 4 है ना, इवन नंबर तो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं माइनर और इसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब सुनो क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है। मान लो अगर इसको A बोला जाए तो एडजॉइंट एडजॉइंट जो होता है हमारा, कोफैक्टर को सबको पहले लिख दो। कोफैक्टर कितना कितना है बताओ? 5, फिर -4, हाँ -3। हाँ गड़बड़ लिखने में मत कर देना, ध्यान देना। अगर 1 1 के जगह पे ही लिखना है, 1 2 के जगह पे ही लिखना है, इधर मत लिख देना। जो जिस जगह पे था उसी जगह पे चेंज होके लिखाएगा। तो ये एडजॉइंट क्या होता है, ये लिखने के बाद, कोफैक्टर लिखने के बाद डैश लेना है। कोफैक्टर लिखने के बाद क्या लेना है? डैश। मतलब सर, डैश मतलब होता है ट्रांसपोज। डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज का मतलब सर, ट्रांसपोज का 2 सिंबल होता है, एक तो ए डैश, एक एटी। एटी और ए डैश, ये 2 सिंबल है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का हिंदी परिवर्त, ठीक है? तो आज तो हिंदी कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, नहीं यार, हाँ ट्रांसपोज होता क्या है, जो रो में लिखा हो उसको कॉलम में लिख दो, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो में लिखा हो उसको कॉलम में लिख दो, या जो कॉलम में लिखा हुआ उसको रो में लिख दो। दोनों में से कोई एक बात बोलो। चलो ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दो। ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दो। तो डैश का मतलब वही होता है। तो चलो माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया। आप समझते इनवर्स, इसको ए माने थे तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स।
ए इनवर्स, क्योंकि इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ए, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, ठीक है। तो एडजॉइंट तो निकल गया, लेकिन डिटर्मिनांट ए भी नहीं निकलेगा। ए का डिटर्मिनांट बोला है तो निकालते हैं ए का डिटर्मिनांट। ए का डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट का मतलब वैल्यू ना, मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट, लेकिन डिटर्मिनांट का मतलब वैल्यू। तो वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 2 10 माइनस 12 माइनस 2 आया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट का वैल्यू हमारा ये वाला है 5 माइनस 3 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ए का डिटर्मिनांट हमारा -2 है। -2 से सबको डिवाइड कर दो, -5/2। देखता है इस चैप्टर में मल्टीप्लाई होता है तो सबसे होता है, डिवाइड होता है तो सबसे होता है, लेकिन डिटर्मिनांट में ऐसा नहीं था। कोई एक रो में होता था मल्टीप्लाई, या कोई एक रो में डिवाइड होता था, कॉमन भी निकलता था तो सबसे नहीं निकलता था, एक रो से। अगर सब जगह कॉमन है तो सब रो से कॉमन निकलता था। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में अगर ऐसा आ जाए लैम्डा इंटू ए बी सी डी, तो लैम्डा से चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डिटर्मिनांट में लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो में। -5/2 3/2 2 -1, ये हमारा इनवर्स हो गया। समझ में आ गया सबको? माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स ये हो गया। आप समझते हैं? अच्छा बाबू, एक 3/3 लेते हैं। कैलकुलेशन तो कम करेंगे, बस समझा देंगे, है ना। कैलकुलेशन कम करेंगे, बस समझा देंगे। हम बताएं ना आपको, मैट्रिक्स कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर आप घर पे बना के आओगे तो कल डाउट पूछ के खत्म कर सकते हो ये चैप्टर को। थ्री 4 -5 -2 3 2 3 4 5। बताओ AM11 क्या होगा? AM11 बोलो। इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा बताओ? 3 2 4 5, तो हमारा 15 - 8 7। फिर आपका AM12, इसको डिलीट करना है, डिलीट डिलीट -2 2 3 5 -10 -6 -16 AM13, डिलीट डिलीट -2 3 3 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8 -9 -17। मान लो AM21 निकालना है तो AM21 बताओ, इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? 4 -5 4 5 20 + 20 40। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही कर लोगे सब? बोलो जल्दी, निकल जाएगा सब। अच्छा उसके बाद A11 के क्या होगा बताओ? A11 कोफैक्टर निकाल, ये सब माइनर था ना। कोफैक्टर हमारा 7 + 16 हो जाएगा ना। ऐसे सब निकाल लोगे? तो देखो बाबू, जैसे सब निकालेंगे रख देंगे, और इसका क्या ले लेंगे बताओ? डैश। देखो डैश लिए तो देखो डैश लिए, ये वाला इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये क्या निकल गया बताओ? एडजॉइंट निकला ना, एडजॉइंट निकला ना। कोफैक्टर का डैश क्या कहलाता है? एडजॉइंट। अब आइए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या दिए बताओ? एडजॉइंट बाई डिटर्मिनांट। तो एडजॉइंट कितना है बताओ? एडजॉइंट कितना है? ये एडजॉइंट है डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे बताओ? डिटर्मिनांट को ऐसे करके ना बताओ, प्लस माइनस प्लस, आता है ना शुरू करने। डिटर्मिनांट निकाल लेंगे इसको। डिटर्मिनांट एक वैल्यू देगा, चाहे इसका आंसर 5 आए 10 आए 20 आए, अरेंजमेंट नहीं देगा, एक वैल्यू देगा। हाँ, उसे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया से क्लियर हो गया माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स। अब सुनो, थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं 10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आएंगे। अगर कुछ छूटना होगा, नहीं एक चीज और सिखा देते हैं।
इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। 2000 देख रहे हैं लॉन्ग में पूछा हुआ है, 2010 या ये हमारा लॉन्ग में पूछा हुआ है भाई साहब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो थोड़ा तो बताना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और 10 मिनट थ्योरी देख लो। अभी तो टाइम है, हम लोग के पास बहुत टाइम है अभी। हाँ बहुत टाइम है, आराम से पढ़ा देंगे। देखो हम अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, बस उतना ही बात करेंगे जो बिहार बोर्ड में आता है, लेकिन सीबीएसई में एक्स्ट्रा आता है ना। तो वो जो जो एक्स्ट्रा आता है पूछ लेना। फॉर एग्जांपल, क्योंकि बिहार बोर्ड वाला बच्चा को काहे तंग करोगे तुम लोग, 2-4 गो है ना। जैसे मान लो, हालांकि सब तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से बैठा ले, ये कहीं बच्चा होगा जो हिंदी मीडियम, सब इंग्लिश मीडियम से बैठे, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि 90% नहीं 99% इंग्लिश मीडियम से तो है, लेकिन बिहार बोर्ड को चुना है। नहीं समझ रहे हो बात को? 1% है जो इंग्लिश मीडियम से भी है और सीबीएसई से है। तो वो 1% वाला बच्चा प्लीज मिलिए, है ना। तो आपको 2-4 मैट्रिक्स और पढ़ाएंगे। कौन कौन? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये सब बेचारा भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप लोग के लिए अलग से क्लास लेंगे, है ना। लेकिन इनके लिए इतना परेशानी मत डालो। अब 2-3 बच्चा सीबीएसई से है, बाकी सब बेचारा परेशान हो जाएगा। तो हाँ क्या बोल रहे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये होता है कि नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। बताओ कितना रो है इसमें? 1 रो है ना, तो ये रो मैट्रिक्स है। 1 रो है, कॉलम 3 है, तो अगर रो 1 हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स 3, 4, 5, देख लो 3/1, तो कॉलम 1 है ना। अगर कॉलम 1 हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, अगर रो 1 हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। मान लो कि अगर रो और कॉलम अलग अलग हो तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स छोड़ो, भाड़ में गया, नहीं पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे। 3/3 है ना, बताओ, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आप सुनो, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहे तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी 2-3 बेटे हैं, तो समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को और डिटेल में समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2-3 बेटे हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आपका नहीं, वो डायगोनल में ही होता है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, ओ की सीबीएसई में है ये डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी हम लिखाएंगे नहीं, बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा खतरनाक है। इसका तो ठीक है, वर्ग आव्यू, विकर्ण आव्यू, अदिश आव्यू, तत्समक आव्यू हमको नहीं लिखना है, समझ रहे हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पहले समझते हैं। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब समझे ना आप लोग?
स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि रो और कॉलम सेम होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स समझो, अच्छा इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, याद रखना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। आइए स्केलर मैट्रिक्स समझते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, वो 4 हो चाहे 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सब जीरो होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 है बाकी सब जीरो तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम है बाकी सब जीरो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो बाकी सब जीरो हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना? क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों ये भी डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल भी है और स्केलर भी है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स जो है हमारा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और साथ साथ स्केलर भी। हम कह सकते हैं डायगोनल का भतीजा है, तो डायगोनल के साथ साथ स्केलर है, तो ऐसे इसको पढ़ सकते हैं। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये अगर कोई पूछे कि डायगोनल है कि स्केलर, दोनों है। डायगोनल भी और स्केलर भी दोनों है। चलो इसके बारे में आ जाओ, बताइए डायगोनल है कि नहीं, बोलो जल्दी। डायगोनल का डिफिनेशन क्या था डायगोनल मैट्रिक्स का? कि डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए, तो है कि नहीं? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन था डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो ये वाला सिर्फ डायगोनल है, ये डायगोनल और स्केलर दोनों है। ये डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी तीनों है। समझ में आया सबको? गुड। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सब जीरो हो तो इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स कहते हैं या इम्पटी मैट्रिक्स कहते हैं या वाइड मैट्रिक्स कहते हैं। अगर सब जीरो हो तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3 4 5 0 0 0 2 0 0, तो ये बताओ डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में रहता है क्या? डायगोनल एलिमेंट तो कोई भी मैट्रिक्स में हो सकता है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं रहेगा तो डायगोनल पता नहीं चलेगा कौन है। फॉर एग्जांपल बताओ तो, इसका डायगोनल पता चलता है ना? इसका डायगोनल कौन है बताओ? 2 3 4। हालांकि और डिटेल से अगर पढ़ाएं तो 2 डायगोनल होता है, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही डायगोनल है, एक प्राइमरी डायगोनल, एक सेकेंडरी डायगोनल। लेकिन उसकी चर्चा मत करो, आप अपना औकात देखो, अपना सिलेबस देखो। तो अभी सिर्फ डायगोनल इसका ध्यान देना है, ये डायगोनल नहीं, सिर्फ ये लेफ्ट साइड वाला ये डायगोनल, सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो बताओ, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर में ही रह सकता है ना बाबू? मान लो, अच्छा एक बात बताओ, 2 3 4 5 6 7, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है?
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बताओ डायगोनल कैसे पता चलेगा इसमें? डायगोनल तभी पता चलता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। तो बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो डायगोनल तो इसमें है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल तो है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सब जीरो होना चाहिए, तब जाके बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको प्यार से I2 कहते हैं। लिख लेना, ये सब वर्ड मैथ सॉल्व करेंगे तो बहुत काम आएगा। 1100 को प्यार से I2 कहा जाता है। हाँ, आई लव यू टू। वो भी आ रहा है, आई लव यू 3 भी आ रहा है। देखो बताओ, इसको I3 भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये I2 है, ये I3 है। अच्छा, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन में I लिखा रहे, तब कैसे पता चले सर कि I2 की चर्चा है कि I3 का चर्चा है? तो आइए उस पे एक सवाल लेते हैं। अच्छा, एक बात और, कहीं पे O लिखा रहे, क्या लिखा रहे? O मतलब होता है 0 0 0 0। O का मतलब ये भी होता है। सर कब इसको समझे, कब इसको समझे? एक बात और, कहीं पे 5 लिखा रहे, सुनो ध्यान से, कहीं पे 5 लिखा रहे तो समझना वो 5 नहीं है, 5i है, ठीक है? कहीं पे 5 लिखा रहे तो समझना 5i है। कहीं पे k लिखा रहे तो क्या समझना? ki है। एग्जाम्पल, अगर कोई हमको बनाने के लिए दे दिया 2 3 4 5 6 7 2 3 1 +5 ये दे दिया बनाने के लिए, -o ये दे दिया बनाने के लिए, तो अब ध्यान दो, 5 को 5i समझना है। क्या समझना है? 5 को 5i समझना है। ओ को 0 से समझेंगे, लेकिन ओ का तो मतलब कौन सा, ये वाला कि ये वाला, क्वेश्चन डिसाइड करेगा। जैसे भाई 3/3 लिखा हुआ है ना बाबू, तो 3/3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3/3 लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? और आई का मतलब समझेंगे हम लोग, आई का मतलब समझेंगे क्या बताओ? 1 1 1 0 0। ये भी आई है, ये भी आई है, लेकिन देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। 2/2 का रहेगा तो ये आई लेंगे, समझ रहे हो बात को? 3/3 रहेगा तो ये आई लेंगे। और उसके बाद अब तो क्वेश्चन पहले जैसा हो गया ना, जब क्लास स्टार्ट किए थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अब तो क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। तो ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है x बराबर 2 3 4 5। अब बोल दिया कि फाइंड x² प्लस 5x प्लस 6, ये निकालिए। अगर कहीं पे बोल दिया तो एक बात बताइए, इस x के जगह पर रख देंगे, बताओ 2 -3 4 5 का स्क्वायर 5 2 -3 4 5 और 6 नहीं समझेंगे, इसको 6i समझेंगे। और i की जगह पे क्या लेंगे बताओ? 1 1 0 0 लेंगे, है ना, क्योंकि 2/2 का जरूरत है। अच्छा, स्क्वायर का मतलब ऐसे मत कर देना 2 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे मत कर देना। स्क्वायर का मतलब होता है एक ही मैट्रिक्स को 2 बार लिखना। समझ रहे हो बात को? एक ही मैट्रिक्स को 2 बार लिखना। कैसे होता है? 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7। उसी तरह से इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स से। 5 × 2 10 -15 20 25
फिर 6 0 0 6। अच्छा एक बात बता, मल्टीप्लाई करने आता है ना मैट्रिक्स का? आज ही सिखाएं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कर लोगे खुद से। अब जो आएगा फिर तो सब एडिशन है। अरे बता दे क्या? चलो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन हो, अगर दो मैट्रिक्स में बीच में इक्वल का साइन हो कहीं पे, मान लो 3। अच्छा एक बात और, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट 0। अगर कोई मान लो कोई ए है जिसका डिटरमिनेंट 0 तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट 0। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, 3 4 6 2 9 ये क्वेश्चन है, और बोल दिया फाइंड ए इनवर्स। क्या बोल दिया? फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या बताओ तो फॉर्मूला होता है? एडजॉइंट बाई डिटरमिनेंट। एडजॉइंट बाई, तो एक काम करो, डिटरमिनेंट निकालो तो कितना आता है इसका? इसका डिटरमिनेंट आता है 0 आ गया। आप सोचो एडजॉइंट कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ना चलेगा? डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिस उस पढ़ाई होगी रे, पी बाई क्यू फॉर्म क्यू नॉट 0। हाँ ये सब क्लास 3 4 में ये सब पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ मिस को मिस कर रहा है सुगर। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे। तो एक बात बताओ, कभी कभी क्वेश्चन में अगर फाइंड ए इनवर्स है तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो सबसे घबराना नहीं, एग्जाम में लिखा रहेगा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज, तब फिर डांस करना है कि नहीं चेक करना है। नहीं समझा? अरे नॉन सिंगुलर लिखा हुआ मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है मतलब आंसर वो बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, उसका कुछ आंसर आएगा। नहीं समझा ना? नहीं समझा लगता है। हाँ तो सभी क्वेश्चन में जब भी इनवर्स पूछेगा ना तो 99% वो लिखा रहेगा दिस इज नॉन सिंगुलर, दिस इज नॉन सिंगुलर। तो तुम पगलाना मत, वो वाला बटवा मत पढ़ना, किस लिए लिखता है समझ में आया? तो मैक्सिमम वर्ड में लिखा रहेगा दिस इज नॉन सिंगुलर, दिस इज नॉन सिंगुलर, तो तुम इग्नोर मारना उस वर्ड को, यही वजह से लिख देता है नॉन सिंगुलर। तो सुनिए, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टाइम है ना बाबू? 15 मिनट कम से कम, 10 मिनट है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा 10 मिनट में। सुनो, दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करें? 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, इसको सोल्व करना, ठीक है? घबरा नहीं। तो दो मैट्रिक्स को सोल्व करने, दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करें? इसे तो क्लास 10th में 3 मेथड था, 4 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफ मेथड, 4 मेथड था। 5वां आज सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड। हालांकि बहुत बेकार मेथड है, लेकिन एग्जाम में अगर लिख दिया सोल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो तोर जो है एलिमिनेशन काम नहीं आएगा। जो तुम्हारा एलिमिनेशन है, अगर एग्जाम में सिर्फ सोल्व करने के लिए आता तो
ट्वेल्थ में पूछता ही नहीं, क्योंकि ये तो 10th में था। एग्जाम में जब पूछेगा तो सोल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ही पूछेगा। कहाँ चला जाता है, गुस्सा आता है तुम लोग पे। अच्छा, क्वेश्चन तो ले ही लिए थे ना। हाँ, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ए मानना है RHS से पहले जो है, RHS से पहले इज इक्वल टू से पहले क्या क्या लिखा होगा बताओ, 2 5 3 2, उसको ए मान लेना है। ठीक है, उसको ए मान लेना है। अब बी मानना है RHS के बाद वाला को, RHS के बाद वाला को बी मानना है। 1 7 हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, AM11 हम डायरेक्ट लिखते हैं, सिखाए ना इनवर्स निकालना, बताते हैं कितना आएगा इनवर्स। हमको नहीं आता था एग्जाम्पल खुद से लेने के लिए, हम बुक में क्यों उठाए। ए इनवर्स आ गया -2/11, 5/11, 3/11, फिर -2/11। ठीक है, ये इनवर्स आ गया, ये इनवर्स निकल गया। ये इनवर्स कैसे निकालते सबको पता है ना, पहले निकालेंगे माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसका डैश लेंगे, एडजॉइंट आएगा, फिर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट है, निकल गया इनवर्स। अब बताओ, ये ए इनवर्स है और ये क्या है हमारा, बोलो बी। अब सुनो, लिखना है फार्मूला, लिखना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये x नहीं है, ये जो सिंबल है ना, मैट्रिक्स का सिंबल है। ये नहीं समझना कि जो x बाई निकल रहा है, अगर ये x होता तब तो स्मॉल x लिखते ना बाबू। ये ए इनवर्स बी का सिंबल लिखे हैं, ए इनवर्स बी का जो आंसर आएगा एक मैट्रिक्स आएगा, तो मैट्रिक्स का सिंबल लिखे हैं x, लेट x। तुम लेट p भी लिख सकते हो, लेट p भी लिख सकते हो। तो चलो x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना, -2/11, 5/11, 3/11, -2/11 और b की जगह पे 1 7। अब बताओ, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना बाई कितना है ये बताओ, 2/2, और ये कितना बाई कितना है, 2/1 है ना, बीच वाला सेम है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2/1 होगा, 2/1 होगा। तो 2 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा। चलिए, मतलब एक यहां फिल होगा, एक यहां फिल होगा, 2 एलिमेंट भराएगा। चलिए करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ -2/11, सेकेंड का सेकेंड के साथ 35/11। उसी तरह से बताइए, इसका इसके साथ करिए, 3/11, -14/11। x इज इक्वल टू बताओ 33/11 3, फिर -11/11 -1। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, x को लिख दो। अब 2 आंसर आया ना बाबू, 2 आंसर आया, ये x हो गया और ये क्या हो गया हमारा y। x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया, यही आंसर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 इक्वेशन रहता, हम बताएंगे नहीं बाबू, सिर्फ हिंट देते हैं, खुद से बना लेगा, हम सिर्फ हिंट देते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी चांस है कि वो मैट्रिक्स सोल्व भी ना हो, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए। क्या आ जाए? तो जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो ए इनवर्स निकलबे नहीं करेगा। नहीं समझा? और जब ए इनवर्स निकलबे नहीं करेगा तो इक्वेशन नहीं सोल्व होगा। तो ऐसा भी चांस हो सकता है। 3x और वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। क्लास 10th में था, नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट कहा जाता था, याद रहे तब ना बैलन के।
पंकज सर तो आ गए होंगे ना, वो तो आ गए होंगे ना, मतलब हम उनका बाइक लेंगे स्कूल जाएंगे। बताओ इसको बनाना है, ए क्या होगा बताओ, RHS से पहले 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, और बी क्या होगा बताओ 8 1 4। पता ए इनवर्स निकल जाएगा ना, इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकल गया, देखो इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बोलो इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये कहलाया x, क्या कहलाया, और ये y, और ये z, निकल गया x y z। समझ में आया? अभी भी 10 मिनट और चाहिए, कल 10 मिनट बता देंगे, ठीक है। क्या क्या बताएंगे बताते हैं, अभी बताते हैं क्या क्या छूट गया। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स छूट गया, एक अस्क्यू सिमेट्रिक छूट गया, और एक एडजॉइंट के बारे में बताएंगे फार्मूला, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला। समझ लो बात को, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो 15 मिनट का टॉपिक और है, तो हम कल कर लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 15 मिनट के कारण 95% तो बन जाएगा ना, 5% नहीं बनेगा? तो आपको 95% ट्राई करके आना है घर से पूरा, 5% नहीं बनेगा इस वजह से, अस्क्यू से नहीं बनेगा, सिमेट्रिक से नहीं बनेगा, और एक बताएं कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ऐसे करके रहेगा तो वो आपसे नहीं बनेगा, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। मतलब 95% बन जाएगा। होमवर्क क्या है पता, ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, सब बन जाएगा, 5% नहीं बनेगा। समझ में आया? बाकी सब चैप्टर का तो क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते थे, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ डाउट थोड़ा